हाय फ्रेंड, लीडर माइंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जो कि मध्यकालीन इतिहास में एक विशेष महत्व रखता है। दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई, इसका स्थापना किसने किया, क्या कारण था स्थापना करने का, ठीक है, और कहाँ पे इसका स्थापना हुआ, कितने वंश इस पर शासन किए, ठीक है, सभी वंशों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कौन वंश के कौन से शासक ने स्थापना किया, ठीक है, और तमाम युद्धों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले सबसे पहले इसको हम मैप के जरिए समझते हैं। देखिए, ये है इंडिया का मैप और विजयनगर का साम्राज्य जो था ये क्षेत्र था। ठीक है, विजयनगर जो है कर्नाटक क्षेत्र में स्थापना हुआ था इसका, और इसका क्षेत्र धीरे धीरे कुछ और भागों पर हो जाता है। ठीक, और इसी के बाद ये जो बीच में है एक तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी, इसके बीच में एक दोआब था, और इसके बाद जो है इधर बहमनी वंश का साम्राज्य था। ठीक है, तो बहमनी वंश और विजय साम्राज्य में हमेशा संघर्ष रहता था। किस बात को लेकर? इस दोआब क्षेत्र को, जो तुंगभद्रा और कृष्णा नदी के बीच में दोआब क्षेत्र है, उस बात को लेकर। ठीक है, क्योंकि ये बहमनी वंश है और इसके बाद सल्तनत कालीन का मजबूत साम्राज्य है, इधर ये अपने साम्राज्य का विस्तार कर नहीं सकता। और यहाँ विजय साम्राज्य है, विजय साम्राज्य इधर समुद्र एरिया है, इधर अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर सकता। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में भिड़ना या आपस में लड़ना एक स्वाभाविक स्वभाव था। ठीक है, तो बीच में क्या है? दोआब क्षेत्र है। दोआब का क्या तात्पर्य है कि दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है। ठीक है, और दोआब जो क्षेत्र होता है भूमि, वो बहुत अधिक उपजाऊ होता है। यही कारण है कि दोनों आपस में लड़ते रहते हैं और कई बार युद्ध होता है, कई बार ये क्षेत्र उसके हाथ में फिर इसके हाथ में, ऐसे ट्रांसफ़र होता रहता है। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग थोड़ा विजयनगर साम्राज्य के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, क्या है विजयनगर साम्राज्य? देखिए, विजयनगर का मतलब होता है जीत का शहर। ठीक है, इसका अर्थ है जीत का शहर। और विजयनगर पर हरियर और बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किया, जो 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक चला। इसके बाद और भी वंश आते हैं, सोलू वंश, तुलु वंश। ठीक है, उन सब के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो आइए पहले देख लेते हैं विजयनगर का स्थापना कैसे हुआ और क्या है विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य का वर्तमान नाम हम्पी है, और कहीं कहीं हम देखेंगे तो हम्पी विजयनगर का राजधानी के नाम रूप में भी मिलता है। कई अभिलेखों में विजयनगर को हस्तिनावती कहा गया है। ठीक है, विजयनगर का वर्तमान नाम क्या है? हम्पी है, और अभिलेखों में कई जगह हस्तिनावती नाम दिया गया है। किसको? विजयनगर को। इसका स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ, हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों से। ठीक है, कौन किया था? हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, जो 5 भाइयों का परिवार का अंग था। ठीक है, हरियर और बुक्का के टोटल 5 भाई थे। 5 भाइयों में से 2 भाई थे जिन्होंने इस साम्राज्य का स्थापना किया। ठीक है, ये हरियर और बुक्का कौन थे? ये पहले कंपिल राज्य के मंत्री थे। ठीक है, पहले कंपिल राज्य के मंत्री थे, और उससे पहले ये वारंगल के काकती शासक प्रतापरुद्र के सामंत थे। ठीक है, शुरू में कहाँ थे? वारंगल के काकती शासक प्रतापरुद्र के सामंत थे, और बाद में फिर ये कंपिल के मंत्री होते हैं। ठीक है, तो ये इनका हिस्ट्री है। और इसके बाद ये हम देखते हैं कि किस तरह से इसका स्थापना हुआ। तो हरियर और बुक्का को बहाउद्दीन यूसुफ को पनाह देने के जुर्म में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा बंदी बनाया गया। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग रिकॉल करेंगे तो देखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक कौन है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है कि वही जो बुद्धिमान शासक रहता है, पूरे सल्तनत काल में सबसे अधिक शिक्षित शासक है, लेकिन शासक के रूप में असफल शासक है। ठीक है, अयोग्य शासक माना जाता है। ठीक है, जिसने बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन उसके हर अभियान फेल होते गए, वही मोहम्मद बिन तुगलक है। उसने दक्षिण अभियान किया था। ठीक है, तो देखिए, एक बहाउद्दीन यूसुफ, ठीक है, बहाउद्दीन यूसुफ एक विद्रोही था। ठीक है, इसका पीछा कर रहा था कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, इसको पता चला कि हरियर और बुक्का ने कंपिल में, ठीक है, अपने घर में पनाह दिया है। चूँकि इनको कुछ नहीं मालूम था उसके बारे में, बहाउद्दीन यूसुफ के मालूम है बारे में। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक पीछा करते करते जाता है, और बहाउद्दीन को तो बंदी बनाता ही है, उसके साथ साथ और हरियर और बुक्का को भी बंदी बना लेता है। कहाँ से? कंपिल से। ठीक है, कंपिल स्थान का नाम है राज्य का, वहाँ से बंदी बनाता है और अपने यहाँ लाता है। ठीक है, बंदी बनाने के बाद ये हरियर और बुक्का को जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवाता है। ठीक है, हरियर और बुक्का को इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ता है। ठीक है, पहले तो ये इस्लाम धर्म कबूल कर लेते हैं, लेकिन बाद में क्या करता है मोहम्मद बिन तुगलक? उन्हें छोड़ देता है, और दक्षिण में विद्रोह होता है। ठीक है, विद्रोह को शांत करने के लिए हरियर और बुक्का को मोहम्मद बिन तुगलक भेजता है विद्रोह को शांत करने के लिए, और उसको दिल्ली के अधीन यानी दिल्ली साम्राज्य में मिलाने के लिए। ठीक है, तो हरियर और बुक्का गए तो विद्रोह को शांत करने के लिए, लेकिन वहाँ पर उनका मुलाकात किससे होता है? विद्यारण से। ठीक है, हरियर और बुक्का का मुलाकात
उनके पुराने गुरु विद्यारण्य होता है और ये अपने पुराने गुरु विद्यारण्य को पूरी कहानी सुनाते हैं कि किस तरह से वो बंदी बनाए गए, किस तरह से मुस्लिम इस्लाम धर्म को कबूल किया। ठीक है, अब ये किस तरह से यहाँ पर क्या करना है। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम तुमको फिर हिंदू धर्म में कन्वर्ट कर देंगे विशुद्धि करके। ठीक है, तो इनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करते हैं और ये फिर मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट कर जाते हैं और आए थे क्या करने, विजय आए थे सल्तनत काल में इस साम्राज्य को मिलाने। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हिंदू एक राज्य विजयनगर राज्य का स्थापना किया। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य हिंदू साम्राज्य था। ठीक है, उन साम्राज्य का स्थापना कर लिया। ठीक है, स्थापना कहाँ पर किया, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित अनेगोंडी के सामने। ठीक है, इन्होंने विजयनगर का स्थापना किया तुंगभद्रा नदी के तट पर अनेगोंडी के सामने। ठीक है, अनेगोंडी को ये अपनी राजधानी बनाते हैं। ठीक है, और इनको विजयनगर स्थापना करने में मदद कौन किया, इनके गुरु विद्यारण्य ने इनका मदद किया और एक भाष्यकार थे, सायर नाम था। ठीक है, इनके प्रेरणा से ये इस वंश का स्थापना करते हैं, मतलब इस साम्राज्य का विजयनगर साम्राज्य का स्थापना करते हैं। ठीक है, और विजयनगर का राजधानी हम लोग देखेंगे तो हम्पी, अनेगोंडी, बेनुगुंडा, चंद्रगिरी, ठीक है, तमाम राजधानियाँ होती हैं और वो अलग अलग वंशों के बारे में। ठीक है, तो अभी हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं, इसी के बाद हम लोग अपना चैप्टर शुरू करेंगे। कहते हैं शासन और वंश। ठीक है, तो देखिए विजयनगर पर 4 वंशों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। ठीक है, वो वंश कौन थे, पहला तो संगम वंश था जिसका स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था और अपने पिता के नाम पर, अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश का नाम दिया था। ठीक है, अगला जो वंश रहता है सालू वंश, ये नरसिंह सालू ने इसकी स्थापना की। ठीक है, ये संगम वंश का एक सामंत रहता है। ठीक है, अगला है तुलु वंश जिसका स्थापना बीन नरसिंह ने किया और लास्ट में आता है अरविडू वंश जिसका स्थापना बीरूमल ने किया था। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। आज हमको पढ़ना है संगम वंश के बारे में। ठीक, इसके बाद जो हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे दूसरा वीडियो में, उसमें हम लोग सालू, तालु और अरविडू तीनों वंश के बारे में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लोग केवल संगम वंश के बारे में पढ़ते हैं और हरिहर और बुक्का के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इससे संबंधित जितने भी शासक हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए संगम वंश 1336 से लेकर 1485 ईस्वी तक चला। ठीक है, और संगम वंश का नाम क्यों पड़ा, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था, तो अपने पिता के नाम पर इन्होंने संगम वंश का नाम डाला। ठीक है, आगे देखेंगे विजय साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी जो 5 भाइयों के परिवार के अंग थे। इन्होंने अपने पिता संगम के नाम पर संगम वंश का शुरुआत किया और पहला राजा जो बना वो बना हरिहर प्रथम। ठीक है, हरिहर और बुक्का में जो है वही हरिहर प्रथम है और 1336 से लेकर 1356 ईस्वी तक इसने शासन किया। टोटल 20 साल शासन किया और 10 साल के बाद इसने क्या किया, अपना साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया। 1346 ईस्वी में होयसलों को पराजित किया। ठीक है, 1346 ईस्वी में होयसलों के विरुद्ध अभियान चलाया और होयसलों को पराजित किया और अपने साम्राज्य यानी विजयनगर साम्राज्य में इसे मिला लिया। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा नहीं है। इसके बाद अगला शासक जो बनता है बुक्का प्रथम बनता है। ठीक है, इसी का भाई, जो दोनों मिलकर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना किए थे। ठीक है, तो बुक्का प्रथम शासक बनता। देखिए अक्सर हम लोग देखते हैं कि किसी शासक का उत्तराधिकारी उसका पुत्र होता है, लेकिन यहाँ पर भाई शासक बना है और ये 1356 में ईस्वी में शासक बनता है और 1377 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इसने भी अपने साम्राज्य को बढ़ाया। देखिए इसने क्या किया, 1377 ईस्वी में अपने पुत्र कंपन को मदुरा विजय के लिए भेजा। ठीक है, कंपन जो गया उसका बड़ा पुत्र आता है, मदुरा विजय करके आता है और मदुरा विजय करने के बाद विजयनगर साम्राज्य में उसे मिला लेता है। ठीक है, तो कंपन के वापस आने के बाद उसकी एक पत्नी रहती है गंगा देवी। ठीक है, उसकी पत्नी है गंगा देवी, उसने एक रचना की है मदुरा विजयम की रचना की है। ठीक है, एक ग्रंथ की रचना की है मदुरा विजयम। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा देवी कौन थी या किसकी पत्नी थी या मदुरा विजयम की रचना किसने किया। ठीक है, इसे आप जरूर याद रखिए, उसकी पत्नी थी किसकी, कंपर की, और मदुरा विजयम की रचना की थी। ठीक है, देखिए इसने पहला युद्ध, ठीक है, बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ युद्ध किया और इस युद्ध में इसे संधि करनी पड़ी। ठीक है, देखिए हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, विजय साम्राज्य में और बहमनी साम्राज्य में हमेशा युद्ध छिड़ा रहता था। ठीक है, उसी दोआब क्षेत्र को लेकर। तो इसने पहला युद्ध किया किसने, बुक्का प्रथम ने। इसने पहला युद्ध किया सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम के साथ। ठीक है, लेकिन इस युद्ध का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और इस युद्ध में क्या हुआ, संधि हो गया। ठीक है, संधि में कृष्णा और तुंगभद्रा के दोआब बुक्का प्रथम को मिल गया। ठीक है, कृष्णा और तुंगभद्रा का जो दोआब था वो बुक्का को मिल गया। इसके बाद भी युद्ध होते रहते हैं, इधर से उधर जाता रहता है दोआब क्षेत्र। ठीक है, कभी बहमनी साम्राज्य में, कभी विजयनगर में। ठीक है,
तो इस युद्ध में बुक्का प्रथम द्वारा जो युद्ध किया गया, इसमें तुंगभद्रा और कृष्णा का दोआब जो है बुक्का प्रथम को मिल गया। ठीक है, देखिए बुक्का प्रथम ने एक उपाधि धारण की थी, उस उपाधि का नाम है वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। इससे ये पता चलता है कि इसका झुकाव कहीं ना कहीं हिंदू धर्म की तरफ है। ठीक है, क्योंकि ऐसी उपाधि इसने ली है, वेद मार्ग प्रतिष्ठापक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि 1374 ईस्वी में इसने चीन में दूत मंडल भेजा था। किसने? बुक्का प्रथम ने। ठीक है, 1374 ईस्वी में दूत मंडल किस लिए भेजा? ताकि अगल बगल के देशों को भी पता चले कि विजयनगर साम्राज्य कोई है। ठीक है, तो इसने अपने प्रचार के लिए भी 1374 ईस्वी में चीन में दूत मंडल भेजा था। ठीक है, आगे हम देखेंगे इसने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे रखी थी ताकि वो अपने धर्म का, ठीक है, अपने धर्म को उन्नत कर सके, अपने धर्म को मान सके। ठीक है, तो सभी धर्मों को अपने धर्म को मानने के लिए इसने पूर्ण स्वतंत्रता दी थी। ठीक है, अच्छा शासक था। इसके बाद जो शासक बनता है हरिहर द्वितीय बनता है। ठीक है, 1377 से लेकर 1404 ईस्वी तक ये शासक करता है और ये हरिहर प्रथम का पुत्र रहता है। इसने उपाधि जो धारण की, वो पहला राजा था जिसने ये उपाधि धारण की। ठीक है, इसने जो उपाधि धारण की, महाधिराज की उपाधि धारण की, और ये उपाधि धारण करने वाला ये प्रथम शासक है। ठीक है, इसने, ये शक्तिशाली राजा था। इसने क्या किया? लंका के राजा से राजस्व कर वसूल लिया। ठीक है, लंका के राजा से राजस्व कर वसूल लिया। अब देखिए लंका का राजा कहाँ है? समुद्र के पार। ये कहाँ है? समुद्र के इधर। वहाँ के राजा से ये कर वसूलता है। ठीक है, रायचूर दोआब को लेकर बहमनी साम्राज्य से इसका भी युद्ध हुआ। ठीक है, रायचूर क्या है? देखिए जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी है उसके बीच में जो दोआब है उसका रायचूर नाम रहता है। ठीक है, रायचूर स्थान का नाम है। तो उस दोआब को लेकर बहमनी साम्राज्य से युद्ध हुआ इसका। ठीक है, इसके पहले जो हुआ था बुक्का प्रथम का, अब इसका भी युद्ध हुआ बहमनी साम्राज्य से और बहमनी साम्राज्य का विजय हुआ। ठीक है, इस समय क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य का विजय हो गया। पहले में क्या हुआ था? संधि हो गई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ? बहमनी साम्राज्य का विजय हो गया और विजय होने के बाद इसने फिर दोबारा युद्ध की तैयारी की। ठीक है, हरिहर द्वितीय ने फिर युद्ध की तैयारी की और युद्ध की तैयारी में इसने क्या किया? तीरंदाजों की भर्ती करना शुरू किया और अपने मंत्री जो बनाया, प्रधानमंत्री, वो साधनाचार्य को बनाया। ठीक है, और बहमनी साम्राज्य से बेलगांव तथा गोवा जीत लिया। ठीक है, दोबारा इसने युद्ध किया और इस बार इसकी युद्ध हुई, यानी हरिहर द्वितीय की युद्ध हुई, यानी विजय साम्राज्य की युद्ध हुई। और बहमनी साम्राज्य में एक स्थान था बेलगांव और दूसरा है गोवा, दोनों को इसने जीत लिया और विजय साम्राज्य में मिला लेता है। ठीक है, इसके बाद भी युद्ध होते हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब अगला शासक जो है, चौथा शासक जो बनता है वो है देवराय प्रथम। देवराय प्रथम का शासन जो है 1404 या कहीं कहीं 1406 मिलता है। ठीक है, तो 1404 से लेकर 1422 ईस्वी तक इसने शासन किया। ठीक है, तो 1404 तो है ही, लेकिन कहीं कहीं 1406 भी लिखा मिलेगा, इसलिए आपको दोनों याद रखना है। 1404 से इसने शासन किया और 1422 तक इसने शासन खत्म किया अपना। ठीक है, इसके राजा बनते ही, देखिए अभी तो ये राजा बना था, इसको भी उतनी जानकारी थी नहीं। इसके राजा बनते ही, ठीक है, क्या हुआ? फिरोज शाह ने आक्रमण कर दिया। बहमनी साम्राज्य का सुल्तान जो था फिरोज शाह ने आक्रमण कर दिया और इस बार देवराय प्रथम का हार हो गया। ठीक, क्योंकि अभी अभी ये राजा बना था, इसको भी जानकारी है नहीं। जैसे ही गद्दी बैठ रहा है, फिरोज शाह ने इस पर आक्रमण कर दिया और इसका इस आक्रमण में, यानी इस युद्ध में हार हो गया और इसे बहुत सारे हर्जाने सहन करने पड़े, जैसे खजाने देने पड़े। ठीक है, 10 लाख रुपए देने पड़े, कुछ हाथियाँ देनी पड़ी। ठीक है, तमाम हार इसको मतलब पेनाल्टी देना पड़ा। ठीक है, इसी के साथ साथ अपनी लड़की का भी शादी फिरोज शाह के साथ करना पड़ा। ठीक है, फिरोज शाह ने इसकी लड़की से शादी किया और दहेज में रायचूर का दोआब का एक स्थान था बांकापुर, वो भी ले लिया। ठीक है, देखिए अब इस युद्ध में क्या हुआ? देवराय प्रथम हार गया। ठीक है, देवराय प्रथम हारा तो हरजाना भी दिया, हरजाना के साथ साथ अपनी लड़की का शादी भी किया। लड़की की शादी करने के साथ साथ दहेज में रायचूर दोआब का एक स्थान है बांकापुर, वो भी इसको देना पड़ा। फिरोज शाह ने इसकी लड़की से शादी क्यों किया? क्यों? इसलिए किया कि आगे चल के फिर कोई युद्ध ना हो। ठीक है, क्योंकि एक रिश्ता बन जाएगा, अपनी लड़की का शादी कर देगा, अपनी लड़की के यहाँ फिर युद्ध करेगा नहीं, अपने दामाद को मारेगा नहीं। ठीक है, इस वजह से उसने शादी की, दोबारा युद्ध का कोई मैटर ना हो। और फिर आगे हम लोग देखते हैं कि युद्ध का कोई मैटर भी नहीं आता है। ठीक, यहाँ से अब युद्ध का काम समाप्त है, अब कोई जन कल्याण वाली बात हो जाए। ठीक है, तब यहाँ से कल्याणकारी योजनाएं शुरू हो जाती हैं। ठीक है, देखिए देवराय प्रथम ने क्या किया? तुंगभद्रा नदी पर इसने पुल बनवाया, बांध बनवाया और उसी बांध से इसने, उसी पुल से उसने नहर भी बनवाया ताकि जल का समस्या खत्म हो जाए। और सिंचाई के लिए इसने अलग से हिरद्र नदी पर भी बांध बनाया। ठीक है, और सिंचाई पूरे मतलब इसके साम्राज्य में
पूरी अच्छी तरह से सिंचाई का समस्या खत्म हो गया और कृषि को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा मिला। ठीक है, इसी के शासनकाल में इटली का यात्री निकोलो कोंटी आया था। देखिए, यात्रियों का नाम जरूर याद रखिए और किसी के शासनकाल में आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, ऐसा एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं। और भी यात्री आए थे, अभी उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन बहुत पैदा होता है। ठीक है, तो इसके शासनकाल में कौन यात्री आया? निकोलो कोंटी। किसके शासनकाल में? देवराय प्रथम के शासनकाल में। ठीक है, देवराय प्रथम के ही दरबार में हरिविलास ग्रंथों के रचनाकार, ठीक है, हरिविलास ग्रंथों के रचनाकार, ठीक है, प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ थे। ठीक है, तो श्रीनाथ कौन है? हरिविलास ग्रंथ के रचनाकार हैं। किसके दरबार में थे? देवराय प्रथम के दरबार में। और कौन आया था विदेशी यात्री? वो था निकोलो कोंटी। ठीक है, जो इटली से आया था। ठीक, अगला शासक देखेंगे देवराय द्वितीय आता है। 1422 से लेकर 1446 ईस्वी तक शासन करता है और ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। ठीक है, ये इस वंश का सबसे प्रतापी शासक है। इसने उपाधि क्या मिली थी इसको? देखिए, जनता ने खुद उपाधि इसको दे दी थी, जैसे इमादी देव, प्रौढ़ देवराय, महान देवराय, और कुछ लोग तो इसे इंद्र का अवतार भी मानते थे। ठीक है, इसको इतनी सारी उपाधियाँ मिली। कुछ अभिलेख में इसका गजवेटकर नाम मिल गया। ठीक है, कुछ अभिलेख में इसका नाम गजवेटकर मिला। गजवेटकर मतलब हाथियों का शिकार करने वाला, या हाथियों को नियंत्रित करने वाला, या हाथियों को मारने वाला। ठीक है, तो इतनी भयंकर इसको उपाधि मिली थी। इसने क्या किया? अपने सेना में मुसलमानों की भर्ती करना शुरू कर दिया और उन्हें जागीरें भी दी। ठीक है, मुसलमानों की भर्ती करने की क्या जरूरत थी? ये अपने सेना को इतना शक्तिशाली बनाना चाहता था कि वह बहमनी साम्राज्य से कभी हारे ना। ठीक है, तो उन्हीं की तरह शक्तिशाली बनाना चाहता था, इसलिए इसने अपने साम्राज्य में, अपने सेना में मुसलमानों की भर्ती करना शुरू किया। और इसके दरबार में एक ईरानी कवि यानी फारसी कवि आया था, फारसी राजदूत आया था, जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। ठीक है, कि किसके शासनकाल में आया अब्दुल रज्जाक? देवराय द्वितीय के शासनकाल के। अब्दुल रज्जाक कहाँ का राजदूत था? फारसी या ईरानी राजदूत था। और निकोलो कोंटी कौन है? यात्री। ठीक है, कहाँ का? इटली का। ठीक, आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। देवराय द्वितीय ने टीका लिखा है। ठीक है, देवराय द्वितीय खुद एक विद्वान था। इसने टीका लिखा है महानाटक सुधा निधि पर और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर। ठीक है, तो दोनों आप याद रखिए। इसके बाद में जो शासक बनता है 6ठा नंबर पर, वो है मल्लिका अर्जुन। 1446 से शासन संभालता है और 1465 ईस्वी तक शासन करता है। नाम तो मल्लिका अर्जुन है, लेकिन ये उतना प्रतापी राजा नहीं रहता। इसी के समय से पतन होना शुरू हो जाता है। किसका? संगम वंश का। ठीक है, संगम वंश का पतन इसी के समय होना शुरू हो गया। ठीक है, इसी के काल में चीनी यात्री माहुआन आया था। देखिए, दो यात्री हो गए, एक इटली से आया था देवराय प्रथम के समय में, आइए मल्लिकार्जुन के समय में कौन आया? चीनी यात्री माहुआन। ठीक है, तो इसको जरूर आप याद रखिए। अगला है विरूपाक्ष। ये विरूपाक्ष है। ठीक है, विरूपाक्ष द्वितीय अगला शासन बनेगा विरूपाक्ष द्वितीय। 1465 ईस्वी में शासन बनता है और 85 ईस्वी तक इसका शासन समाप्त हो जाता है और ये इस वंश का अंतिम राजा रहता है। ठीक है, ठीक है, विजयनगर में व्याप्त अराजकता को देखते हुए इसी वंश का एक सामंत था जिसका नाम था नरसिंह सालू। ठीक है, इसने सालू वंश का स्थापना किया। नरसिंह सालू ने इसके सिंहासन पर अपना कब्जा कर लेता है और सालू वंश का स्थापना करता है। कब? 1485 ईस्वी में नए वंश का स्थापना होता है, सालू वंश का शुरुआत होता है। ठीक है, तो यहाँ से सालू वंश शुरू हो जाता है। ठीक, विजयनगर के बारे में थोड़ा सा और बात जान लेते हैं। विजयनगर साम्राज्य का खंडहर तुंगभद्रा नदी पर अभी भी स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? तुंगभद्रा नदी के तट पर, क्योंकि वहीं पे इसने अपने साम्राज्य का स्थापना किया था। और करंट के लिए बता दें आपको कि जो खंडहर है ये यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल कर लिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा करंट अफेयर के रूप में। ठीक है, और एक बात बताते हैं, विजयनगर का राजभाषा तेलुगु था। तो ये भी एग्जाम में आ जाता है कि राजभाषा कौन सा था विजयनगर का, तो है तेलुगु। दोस्तों, अभी विजयनगर का ये संगम वंश का चैप्टर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। इसके बाद हम लोग बाकी 3 वंश हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला वंश जो है अगला वंश सालू वंश है, जो 1485 से लेकर 1506 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, 21 साल चलता है। ठीक है, इस वंश का संस्थापक नरसिंह सालू था। यह विरूपाक्ष के समय में सामंत था। ठीक है, विरूपाक्ष कौन है? जब हम लोगों ने संगम वंश पढ़ा था तो हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट शासक जो रहता है विरूपाक्ष रहता है और उसके समय में अराजकता बढ़ती है। ठीक है, ये सब देखते हुए नरसिंह सालू ने गद्दी को अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, सिंहासन पर कब्जा कर लेता है और नरसिंह सालू वंश का स्थापना करता है। ठीक है, और ये शासन बनने के बाद सबसे पहला काम ये करता है कि सेना को अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए अरब व्यापारियों से घोड़े मंगाना शुरू कर देता है। ठीक है, और आगे इसका देखेंगे, एक इसका सेनापति रहता है जो इसका एक बहुत ही विश्वसनीय सेनापति रहता है।
ठीक है, जिसके ऊपर पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, नरसा नायक नाम रहता है सेनापति का, इसके ऊपर पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी रहती है। ठीक है, नरसिंह सालू ने अपने अवयस्क पुत्र का संरक्षण नरसा नायक को सौंप दिया, क्योंकि ये अवयस्क है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब इमाड़ी नरसिंह शासक बना, इमाड़ी नरसिंह कौन है? नरसिंह सालू का लड़का है। इमाड़ी नरसिंह जब शासक बना, ठीक है, उसका संरक्षक कौन है? नरसा नायक है। ठीक है, लेकिन आगे क्या होता है, कालांतर में नरसा नायक ने संपूर्ण सत्ता पर अधिकार कर लिया और विजयनगर साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक बन बैठा। ठीक है, क्या करता है नरसा नायक, जो है सेनापति है और इसका संरक्षण भी है। ठीक है, तो उसने क्या किया, पूरे सत्ते पर अधिकार कर लिया और इमाड़ी नरसिंह को बेनुगंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। ठीक है, इमाड़ी नरसिंह को पेनकुंडा के किले में नज़रबंद कर दिया। भाई भले ही नज़रबंद है, लेकिन राजा तो इमाड़ी नरसिंह ही है। ठीक है, और नरसा नायक पूरा सत्ता चला रहा है। ठीक है, लेकिन जब नरसा नायक सत्ता अपने हाथ में लिया तो इसने भी विजय साम्राज्य को थोड़ा सा आगे बढ़ाया। ठीक है, इसने पांड्य पर, चेर पर और चोल पर, ठीक है, इन तीनों पर आक्रमण किया और इन तीनों को अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इन सभी को पराजित करता है और अपने अधीन कर लेता है, यानी विजयनगर साम्राज्य के अधीन कर लेता है। ठीक है, अब नरसा नायक कब तक रहेगा? वो अपने लड़के को शासक बनाना चाहता है, जिसका नाम है वीर नरसिंह। ठीक है, वो अपने लड़के को शासक बनाता है और वीर नरसिंह जैसे ही शासक बनता है वो इमाड़ी नरसिंह की हत्या कर देता है। इमाड़ी नरसिंह कौन है? ठीक है, इमाड़ी नरसिंह हम लोग पीछे पढ़े हैं, इसका नरसिंह सालू का पुत्र है। ठीक है, और वीर नरसिंह कौन है? वीर नरसिंह नरसा नायक का जो सेनापति है उसका पुत्र है। ठीक है, तो वीर नरसिंह ने इमाड़ी नरसिंह का हत्या कर दिया और तुलु वंश का स्थापना किया। ठीक, तुलु वंश हम लोग पढ़ लिए। तुलु वंश का स्थापना ये करता है। और तुलु वंश कब चला? कितना? 505। तुलु वंश का काल पीरियड क्या है? 1505 से लेकर 1565 ईस्वी तक चलता है। ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा है। इसके बाद अगला शासक जो आता है कृष्णदेवराय। ठीक है, ये इस वंश का सबसे महानतम शासक है। ठीक है, सबसे महानतम और सबसे शक्तिशाली शासक है। ये 1509 ईस्वी में शासक बनता है और इसका एक सेनापति रहता है जो मंत्री भी रहता है, उसका नाम रहता है सालू तिम्मा। ठीक है, इसको भी आप याद रखिएगा, अक्सर आ जाता है एग्जाम में कि कृष्णदेवराय के सेनापति का क्या नाम था, तो सालू तिम्मा नाम था और ये मंत्री के साथ साथ सेनापति भी रहता है। ठीक है, और आगे देखेंगे, ये विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक था। ठीक है, इसने बीजापुर को और रायचूर को अपने अधीन कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, बीजापुर को जो बहमनी साम्राज्य के कब्जे में था, ठीक है, उसका क्षेत्र है, उसको भी अपने कब्जे में किया। और रायचूर, जिस दोआब के लिए हमेशा बहमनी राज्य और विजयनगर साम्राज्य में हमेशा युद्ध होता था। ठीक है, रायचूर जो था तुंगभद्रा नदी और कृष्णा नदी के मध्य का दोआब क्षेत्र, ठीक है, उसको भी इसने अपने अधीन कर लिया। ठीक है, इसने और महान काम किए, देखिए क्या किया इसने, बीदर और गुलबर्गा के बहमनी सुल्तान महमूद शाह को जेल से मुक्त करा दिया। ठीक है, बहमनी सुल्तान विजयनगर साम्राज्य में जेल में थे। ठीक है, तो ये शासक जब बना तो उसको मुक्त कर देता है और फिर से गद्दी पर बैठा देता है, यानी उसकी गद्दी वापस दे देता है। किसका? महमूद शाह का। ठीक है, और आगे देखेंगे इसने क्या क्या काम किया। देखिए, इसको उपाधि मिली थी क्या क्या, एवन राज स्थापनाचार्य। ठीक है, चूँकि इस वंश में हमें एवंश के बारे में कहीं देखने के लिए नहीं मिलता, कोई उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इसने स्थापना उपाधि किसकी धारण किया? एवं राज स्थापनाचार्य की। ठीक है, इसके अलावा अभिनव भोज, आंध्र भोज और आंध्र पितामह की उपाधि धारण की थी। किसने? कृष्णदेवराय ने। ठीक है, देखिए कृष्णदेवराय के शासक बनते समय उस समय पुर्तगालियों का भी आना धीरे धीरे शुरू हो गया था और उधर बहमनी साम्राज्य का भी मतलब युद्ध क्षेत्र बढ़ना शुरू हो गया था। ठीक है, तो कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंध थे। इन्हीं के दरबार में एक आया था पुर्तगाली, फादर लुई। ठीक है, कृष्णदेवराय के समय में कृष्णदेवराय के दरबार में आया था फादर लुई, कौन? दूत के रूप में। ठीक है, तो फादर लुई कौन है और किस लिए आया था? तो देखिए, अल्बुकर्क ने भेजा था, जो एक पुर्तगाली था। अल्बुकर्क ने कालीकट के जमेरिन के विरुद्ध युद्ध संबंधी समझौता करने और भटकल में एक कारखाना के संबंध में बात करने के लिए फादर लुई को भेजा था। ठीक है, समझ में आया किसने भेजा था? अल्बुकर्क ने भेजा था। ठीक, आगे हम देखेंगे कि कृष्णदेवराय एक विद्वान भी था। ठीक है, शासक के साथ साथ एक अच्छा विद्वान था। इसने कुछ रचना भी की है। ठीक है, जामवंती कल्याणम संस्कृत नाटक की रचना की है। ठीक है, जामवंती कल्याणम एक संस्कृत नाटक है, इसकी रचना किसने किया? कृष्णदेवराय ने। और इसके अलावा तेलुगु साहित्य के ग्रंथ एक अमूल माल्यद की भी रचना की है। ठीक है, तो ये रचना आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, आगे हम देखेंगे कृष्णदेवराय का शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग
ठीक है, किसके शासनकाल को माना जाता है, तो वह कृष्णदेवराय के। ठीक, आगे हम देखेंगे इनके दरबार में अष्ट दिग्गज रहते थे, यानी 8 कवि रहते थे। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कवि रहते थे। उन्हीं में एक और था पडन्ना। ठीक है, उन्हीं में एक था पडन्ना जो इनका दरबारी कवि था। इन्होंने स्थापना कुछ की है, उसको हम देख लेते हैं। इन्होंने नागलपुर नगर का स्थापना किया, हजार और विट्ठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये निर्माण आप जरूर याद रखिए, हजार और विट्ठल स्वामी बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। ठीक है, इनके शासनकाल में डोमिंगो पायस, डुआर्ट बारबोसा आए थे। ठीक है, इनके शासनकाल में कौन आया था, डोमिंगो पायस और डुआर्ट बारबोसा। ठीक है, इन्हीं के दरबार में आए थे। इन्होंने एक और काम किया था, इन्होंने विवाह कर समाप्त कर दिया था। देखिए उस समय विवाह कर लगता था जो वर और बहू, मतलब वर और वधू पक्ष दोनों पक्ष को देना पड़ता था। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे जब प्रशासनिक इकाई पढ़ेंगे। ठीक है, विजयनगर साम्राज्य का, तो उसमें हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे कि क्या क्या कर लगते थे, किसको क्या कहा जाता था। ठीक है, किसने विवाह कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, आगे देखेंगे। आगे बाबर नामा में लिखा है। ठीक है, बाबर ने लिखा है। देखिए बाबर कृष्णदेवराय के समकालीन था, तो भी एग्जाम में आ जाएगा कि बाबर या कृष्णदेवराय के समकालीन कौन सा कौन शासक था, तो बाबर था। ठीक है, तो बाबरनामा में लिखा है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कृष्णदेवराय था। भाई शक्तिशाली थे तभी तो लिखा है। ठीक है, तो उन्होंने बाबर ने लिखा है कि भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था, कृष्णदेवराय। ठीक है, आगे चल के कृष्णदेवराय की 1529 में मृत्यु हो जाती है और अगला शासक बनता है अच्युत देवराय, जो 1529 से 1542 ईस्वी में, मतलब 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन करता है, बहुत ज़्यादा दिन नहीं। ठीक है, इन्होंने राम राय को शासन में सहभागी बनाया। किसने, अच्युत देवराय। ठीक है, ऐसा शासनकाल हम लोग कब देखे थे, विजयनगर का स्थापना हरिहर और बुक्का ने किया था, तो उन्होंने भी ऐसा ही शासन शुरू किया था। देखिए राजा तो एक ही बनेगा, लेकिन शासन जो है दोनों को निर्णय से चलेगा। अगर साम्राज्य के या राज्य के बारे में कुछ निष्कर्ष या निर्णय लेना है तो दोनों मिल के लेंगे। ठीक है, तो इन्होंने राम राय को शासन में सहभागी बनाया। इनके शासनकाल में पुर्तगालियों ने तूतीकोरिन में मोती क्षेत्र को जीत लिया। ठीक है, अब यहाँ पुर्तगालियों का एंट्री शुरू हो गया। तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र को जीत लिया किसने, पुर्तगालियों ने। जब तक कृष्णदेवराय था तब तक किसी की हिम्मत नहीं की, लेकिन अच्युत देवराय के होते ही तूतीकोरिन के मोती क्षेत्र चला गया हाथ से। ठीक है, इसी के शासनकाल में पुर्तगाली यात्री नूनीज, ठीक है, इसके राजदरबार में आया था। किसके, अच्युत। अब अगला शासक बनता है सदाशिव राय, जो 1542 ईस्वी में शासक बनता है और 1570 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, इसके समय में वास्तविक शक्ति राम राय के हाथों में आ गई। ठीक है, सदाशिव राय कौन है, अच्युत देवराय का पुत्र है। ठीक है, लेकिन इसके समय में शक्ति किसके हाथ में चली गई, राम राय के हाथ में। राम राय कौन है, जो अच्युत देवराय के साथ शासन में सहभागी बना हुआ था। ठीक है, तो ये वास्तविक शासक बन जाता है राम राय। ठीक है, इसने सेना में मुसलमानों को अधिक भर्ती शुरू करना किया। ठीक है, इसने सेना को मजबूत करने के लिए मुसलमानों की अधिक भर्ती शुरू कर दी। ठीक है, इसी के समय में 1565 ईस्वी में तालीकोट या राक्षसी तंगड़ी या बन्नी हट्टी का युद्ध हुआ। ठीक है, एक युद्ध हुआ, उसका 3 नाम है। ठीक है, तालीकोट का युद्ध कहिए या राक्षसी तंगड़ी। राक्षसी तंगड़ी क्यों कहा जाता है, क्योंकि 2 जगह का नाम है, एक राक्षसी एक तंगड़ी। ठीक है, इनके बीच युद्ध हुआ था, इसलिए इसे राक्षसी तंगड़ी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा बन्नी हट्टी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आप तीनों नाम याद रखिए, और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का पतन शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक, युद्ध करने वाले कौन थे, उसमें बीदर था, अहमदनगर था, बीजापुर और गोलकुंडा था, और एक और था बरार, लेकिन वो इसमें शामिल नहीं था। देखिए बहमनी साम्राज्य भी इस समय 5 भागों में बट गया था, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बरार। लेकिन बरार इस युद्ध में नहीं शामिल था, और इसमें कौन शामिल था, ये 4 शामिल थे, बीदर, अहमदनगर, बीजापुर और गोलकुंडा। बरार इसलिए नहीं शामिल था क्योंकि उसका बीदर से मतभेद चल रहा था। ठीक है, यहाँ पर विजयनगर साम्राज्य का बुरी तरह से पराजित हो जाता है। ठीक है, युद्ध होने का कारण क्या था, युद्ध होने का कारण ये था, बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने, ठीक है, रायचूर, युगदल और अदोनी के किले की मांग कर रहा था। ठीक है, किला तो बहमनी शाह का था, लेकिन जब नरसा नायक वास्तविक मतलब जब नरसा नायक सत्ता अपने हाथ में लिया था, तो उसने इन तीनों क्षेत्रों को जीत लिया था। ठीक है, रायचूर, युगदल और अदोनी को। ठीक है, तो इसी का मांग कौन कर रहा था, आदिल शाह फिर से मांग रहा था, लेकिन राम राय ने मना कर दिया। ठीक है, और इस युद्ध में जो सेनापति था जिसके नेतृत्व में हो रहा था युद्ध, वो राम राय इस युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। अब विजयनगर साम्राज्य का तो पतन हो गया,
स्वयं निजाम शाह ने राम राय की हत्या कर दी। ठीक है, यहाँ पर राम राय की हत्या हो गई। आगे देखेंगे विजयनगर को मित्र सुल्तानों ने आपस में विजयनगर को लोगों ने मिल के जीता था, इसलिए आपस में उसे बांट लिया और आपस में बांटने के चक्कर में ही, ठीक है, ये मेरा रहेगा, ये मेरा रहेगा, आपस में ही मतभेद हो गया। ठीक है, मतभेद होने के कारण राम राय के भाई तिरुमल को राजा बना दिया गया। ठीक है, राम राय तो शासक था नहीं, राम राय कौन था? सहभागी शासन था। ठीक है, अब उसके भाई को तिरुमल को शासन बनाया गया। ठीक है, तिरुमल जब शासक बना तो अलग वंश का स्थापना हुआ, अरविडू वंश। ठीक है, जो 1570 से 1672 ईस्वी तक चला। ठीक है, तिरुमल ने इस वंश का स्थापना किया और राजधानी बेनुगोंडा बनाया। ठीक है, राजधानी कहाँ बना? बेनुगोंडा। फिर इसके बाद जो अगला शासक आता है वो है वेंकटदिति। इसने 1586 ईस्वी में राजधानी चंद्रगिरी ले गया। ठीक है, बेनुगोंडा पहले था राजधानी, कहाँ ले गया? चंद्रगिरी ले गया। फिर कुछ समय बाद चंद्रगिरी से फिर बेनुगोंडा ले जाता है। ठीक है, वापस ले जाता है बेनुगोंडा। आगे देखेंगे 1612 ईस्वी में राजा ओडियार ने वेंकटदिति से अनुमति लेके, वेंकटदिति शासक है, इससे अनुमति लेके श्रीरंगपट्टनम में मैसूर राज्य का स्थापना करता है। ठीक है, मैसूर राज्य का स्थापना किसने किया? ठीक है, किसने किया? तो ओडियार ने किया था। किससे अनुमति लेके? वेंकटदिति से। आगे देखेंगे हम लोग 1598 ईस्वी में ईसाई पादरियों ने भारत में प्रवेश करना शुरू किया और विजयनगर की यात्रा यहाँ से शुरू हो जाती है। ठीक है, लास्ट शासक हम लोग देखेंगे श्री यज्ञ तृतीय लास्ट शासक बनता है। यह इस वंश का अंतिम शासक रहता है और यहीं से विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है, यहीं से विजयनगर साम्राज्य एकदम खत्म हो जाता है।